तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के प्रमुख खनिजों के विषय में, यानी हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ जो आपको याद करना है दोस्तों, एक तो देखिए भारत जो है विश्व में कहाँ पर है, एक तो ये चीज़, और यहाँ भी आप विशेषतः उन खनिजों को देखिएगा जो यानी या तो यहीं पर होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर अंतर है तो वो बदलता रहता है, उसका इशू नहीं होता है, वो प्रश्न भी नहीं आते हैं। यहाँ जो आपसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वो खान और जो हमारे क्षेत्र हैं, यानी कौन से खान से कौन सा खनिज निकलता है, ये आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये भी पूछा जाता है कि एक जो देखिएगा टेबल बना दी जाती है जिसमें आपको मिलान करना होता है, कुछ खाने हैं एक तरफ खनिज है, तो ये आपको विशेषता याद रखनी है और यही याद करना है दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके यहीं पर आने हैं। तो यहाँ लौह अयस्क की अपने सबसे पहले बात करें तो विश्व में भंडार की दृष्टि से रूस के बाद में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा आता है, भारत आता है दोस्तों। भारत दूसरा बड़ा राष्ट्र है खनिज भंडारों की दृष्टि से। उसके बाद में हम बात करें तो भारत में लौह अयस्क जो है वो 5 प्रकार का मिलता है, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, सिडेराइट है और लेटेराइट है। भारत में लौह अयस्क के कौन कौन से प्रकार हैं दोस्तों, 5 प्रकार हैं। इसके बाद में दोस्तों देखिएगा भारत में कुल 2300 करोड़ टन जो है लोहे के भंडार हैं, यानी विश्व का 20% यहाँ पर होता है। अब इसमें से मैग्नेटाइट जो है वो 8% है और हेमेटाइट जो है वो 85% है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो होता है हमारे यहाँ कौन सा रह गया, हेमेटाइट रह गया, और 7% जो है वो अन्य प्रकार का पाया जाता है। अब हम आते हैं डायरेक्ट भंडारों की दृष्टि से, यानी लोह जो है हमें कहाँ कहाँ भंडारित मिलता है, कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले 22% जो है वो उड़ीसा के अंदर है। इसमें देखिएगा हेमेटाइट है, कभी प्रथम या द्वितीय ऐसा नहीं पूछता है दोस्तों, पहला सबसे ज़्यादा उत्पादक है, यह बहुत केवल वहीं होता है तब हम उसकी बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ आप ये याद रखिएगा उड़ीसा में कौन कौन से स्थान है। आजकल जो है खदानों से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो हेमेटाइट के प्रकार के जो हैं वो मयूरभंज, सुंदरगढ़ और केयोंझर जिलों में मिलते हैं। तो इन जिलों में भी आगे और अगर अपने डिस्कस करना चाहें तो मयूरभंज जो है उसके गुरु महिसिनी में, सुलेमपात में और बादाम पहाड़ में। देखिएगा कौन कौन से हैं, मयूरभंज जिले की बात करें तो गुरु महिसिनी, सुलेमपात और बादाम पहाड़ी में होता है। केयोंझर जिले की बात करें तो बांसपानी, ठकुरानी और किरुबुरु में होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको लौह अयस्क के भंडार मिलेंगे। कर्नाटक की बात करें तो भंडार का जो 25% है वो यहीं होता है और उत्पादन का जो है वो 26% यहाँ पर होता है दोस्तों। यहाँ जो लोहा मिलता है वो किस प्रकार का है, हेमेटाइट प्रकार का है। किस प्रकार का है दोस्तों, हेमेटाइट प्रकार का है। यहाँ देखिएगा बेल्लारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग और शिमोगा जिले हैं जो यहाँ के प्रमुख माने जाते हैं कर्नाटक के। अब यहाँ ये प्रश्न आपसे पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, ये खाने आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बाबा बुदन की पहाड़ी है, कालाहाड़ी है, केमनगुड़ी है और कुद्रेमुख है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों देखिएगा इस लौह अयस्क का जो शोधन होता है वो भद्रावती और विजयनगर कारखानों में किया जाता है। तो यहाँ जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बाबा बुदन की पहाड़ी, कालाहाड़ी, केमनगुड़ी, कुद्रेमुख है, ये वाले पूछे जा सकते हैं, या फिर इनका शोधन कहाँ होता है ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो भंडार का 18% है और 20% जो है उत्पादन का यहाँ पर होता है। यहाँ के खाने भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेमेटाइट प्रकार का जो लोहा है बस्तर, दुर्ग, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, राजनांदगांव जिलों में मिलता है दोस्तों। इन जिलों में देखिए दिल्ली है, राजहरा है, बेलाडीला है, रावघाट है और जगदलपुर है। बेलाडीला बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। लौह अयस्क का एक मुख्य भंडार है दोस्तों। इस यहाँ से जो लोहा निकलता है यानी इस लौह अयस्क का जो शोधन होता है वो भिलाई के कारखाने में किया जाता है। बेलाडीला अभी हमने बात भी की थी, क्यों पूछा जाता है, इसलिए क्योंकि एशिया की लौह अयस्क की सबसे बड़ी ये खान है, इसीलिए पूछा जाता है दोस्तों। बेलाडीला इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि लौह की है, सबसे बड़ी खान है, तो फिर उसकी सारी चीज़ें ही हमारे लिए जाननी जरूरी है दोस्तों। गोवा देश के कुल उत्पादन का 11% की बात करता है। यहाँ घटिया किस्म का लोहा मिलता है, यानी कमज़ोर किस्म का लोहा है, बहुत बढ़िया क्वालिटी अपने नहीं कह सकते। तो लिमोनाइट है, लेटेराइट है, सिडेराइट है। इस प्रकार का लोहा जो है वो मैंगनीज के साथ हमें मिश्रित अवस्था में प्राप्त होता है। कहाँ की बात कर रहे हैं, अपने गोवा की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ जो लौह अयस्क है उसके भंडार देखिए पिरना, आदेल वाले, अनेड़ा और कदेनम, सुरला, तोसिला और बैरागडोर में मिलते हैं दोस्तों। गोवा की बात कर रहे हैं। इसके बाद में झारखंड की बात करें तो झारखंड का 25% है, देश के भंडार का 25% और जो उत्पादन है उसका 14% होता है दोस्तों। यहाँ से हमें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा जो है सिंहभूमि और पलामू जिले में प्राप्त होता है, यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। इन जिलों में देखिएगा नोवामुंडी है, गोवा है और डाल्टनगंज जो क्षेत्र है जहाँ से हमें लोहा अयस्क जो है वो प्राप्त होता है दोस्तों।
इसका शोधन होगा कुल्टी और बनपुर में, ये भी आता है। सबसे पहले लौह अयस्क का जो खनन किया गया था दोस्तों वो झारखंड में ही किया गया था, इसलिए झारखंड मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो तेलंगाना है, तमिलनाडु का सलेम है, राजस्थान में उदयपुर भीलवाड़ा, और देखिएगा अलवर, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में लौह अयस्क मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं तांबा। तांबे की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है हमारा। तो भारत में देखिएगा दोस्तों धारवाड़ है, अरावली की कायांतरित चट्टानों में सल्फाइट और चारकापाइट अयस्क के रूप में मिलता है। भारत में विश्व का लगभग 1% भंडार है दोस्तों। तो भारत विश्व में तो हम ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन भारत में जो जहाँ भी होता है ये वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही है। भारत में 95% तांबा जो है वो मध्य प्रदेश में बालाघाट, बैतूल, झारखंड में सिंह भूमि, झारखंड में देखिएगा सिंह भूमि, हजारीबाग और पलामू जिले में होता है। राजस्थान में झुंझुनू, अलवर, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में होता है। आंध्र प्रदेश में गुंटूर, कुर्नूल और कर्नाटक में चित्रदुर्ग जिले में ये निकलता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं भारत में तांबे की प्रसिद्ध खान। तो कोलिहान है, मंदान है और देखिए मुसाबानी और राखा है दोस्तों। भारत में तांबे की प्रसिद्ध ये खानें मानी जाती हैं। तो यहाँ आपको स्टेट याद रखनी है विशेषतः। इसके बाद में दोस्तों भारत में तांबे के शोधन का एकमात्र अधिकार जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान HCL के पास में, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के पास में ही वही करती है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं बॉक्साइट की। भारत में धारवाड़ और विंध्याचल क्रम की लावा चट्टानों में बॉक्साइट हमें देखने को मिलता है। विश्व में भंडार की दृष्टि से ये विश्व में 5वें स्थान पर आता है। इसके जो उत्पादक क्षेत्र हैं वो रहेंगे कोरपुट, कालाहांडी जिलों में, उड़ीसा के कोरपुट और कालाहांडी जिलों में। इसके अलावा झारखंड में रांची, पलामू, गिरिडीह और लोहारदगा में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बालाघाट, कटनी और जबलपुर में दोस्तों। इसके अलावा गुजरात में खेड़ा, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ में। छत्तीसगढ़ में सरगुजा, रायपुर और बिलासपुर में। महाराष्ट्र में कोल्हापुर, रत्नागिरी और पुणे में। कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु में। इसके अलावा यहाँ इन क्षेत्रों में मिलता है दोस्तों जो आपको यहाँ आज बताया जा रहा है उसको याद करना है। इसके अलावा हम इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ भी करेंगे तो भी आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। अगर कुछ रह भी जाएगा ना, पहली बात तो हमने कुछ छोड़ा नहीं है। अगर आपको ये लगे कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बताने में तो बहुत ज़्यादा टाइम खाती है, उसका एक क्वेश्चन ही बनता है, तो अपने किसी ऑब्जेक्टिव रूप में उसको भी देखेंगे। छोड़ने वाले अपने कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद में हम अभ्रक की बात कर लेते हैं। अभ्रक के उत्पादन में भारत का जो है प्रथम स्थान है, इसलिए महत्वपूर्ण है ही। और यहाँ जो है 70-80% भारत में मिलता है, इसलिए सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना किसकी रहती है? अभ्रक की रहती है। ये देखिएगा मस्कोवाइट यानी कि रूबी अभ्रक और बायोराइट यानी गुलाबी अभ्रक दो प्रकार का है। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में आपको मिलेगा, आग्नेय चट्टानों में मिलेगा और कायांतरित चट्टानों में देखने को मिलता है। ये क्या काम आता है? क्योंकि उच्च ताप सहन करता है और कुचालक प्रवृत्ति का होता है, परतदार होता है और चमकदार होता है दोस्तों। इसलिए ये विद्युत कार्य में, वायुयान उद्योगों में और सैन्य सामानों में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अभ्रक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भंडार कहाँ कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश का पहला स्थान आता है, नल्लोर, गुटूर और कुडप्पा में है। इसके अलावा राजस्थान का दूसरा स्थान आता है। राजस्थान में भीलवाड़ा का नाम आपने खूब सुना होगा। अजमेर, जयपुर, उदयपुर और टोंक में भी होता है दोस्तों। फिर झारखंड की बात करें, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और पलामू में होता है। बिहार के गया, नवादा और बेगूसराय में। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु की बात करें, कोयम्बटूर और मदुरई में होता है। तो ये मुख्य स्थान है दोस्तों। ये पूरा फैक्ट का टॉपिक आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा इसका कोई भी इलाज हमारे पास में नहीं है। सीसे और जस्ते की बात करें तो ये मिश्रित अवस्था में मिलता है। अरावली के अवसादी और परतदार चट्टानों में गेलेना अयस्क के रूप में मिलता है। आपसे ये कई बार पूछा जाता है, सीसा जस्ता का जो अयस्क है उसे हम क्या कहते हैं? गेलेना अयस्क के नाम से जानते हैं। भारत में 95% सीसे जस्ते के जो भंडार हैं और उत्पादन है वो राजस्थान में चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और उदयपुर में हो जाते हैं। इसलिए राजस्थान का इंपॉर्टेंट स्थान है, इसलिए हमारा हो गया। इसलिए सीसे जस्ते के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। सीसे जस्ते का जो शोधन है वो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है HZL, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, उसके द्वारा किया जाता है। और जावर खान जो है वो कहाँ है? उदयपुर में है। कोयला कहाँ होगा? इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों कोयले की। बाकी राजस्थान से संबंधित खनिज हमने राजस्थान में भी पढ़े हैं दोस्तों। कोयला जो है वो चीन व अमेरिका के बाद में तीसरा स्थान आता है। भारत में सर्वप्रथम 1714 में निकाला गया था। भारत में जो कोयला है वो गोंडवाना कालीन अवसादी चट्टानों में प्राप्त होता है, जो कि भौगोलिक रूप से महानदी घाटी क्षेत्रों में होता है दोस्तों। तो दोस्तों क्या कहा हमने? भारत में कोयला कहाँ है? गोंडवाना काल की अवसादी जो चट्टानें हैं वहाँ मिलेगा, जो कि भौगोलिक रूप से महानदी घाटी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा।
फिर अब बात करते हैं अपने पेट्रोलियम पदार्थों की। पेट्रोलियम पदार्थों की अगर हम बात करें तो ये अवसादी चट्टानी भागों में स्पंज की भांति पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ मिलेगा? अवसादी चट्टानों में ही मिलता है। देखिए ये जो पेट्रोलियम पदार्थ ज्वलनशील जो है वो आपको अवसादी चट्टानों में ही मिलेंगे। यहाँ वनस्पति और जीवों के सागरीय भागों में दबने और रासायनिक क्रिया और तापीय क्रिया से निर्मित होने वाले जीवाश्म खनिज होते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, वास्तव में जीवाश्म खनिज ही हैं और ऐसा माना जाता है कि पहले भी धरती पर पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव किसी न किसी प्रकार के रहे और वो नीचे दब गए, जो टेम्परेचर के कारण जो है वो गैस या तेल के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। दोस्तों प्राकृतिक गैस भी नीचे से मिलता है। इसके भंडार कहाँ है? असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में, सुरमा घाटी में, बंगाल में सुंदरबन डेल्टा में, उड़ीसा का पूर्वी तटीय भाग है, उत्तरी मध्य गुजरात हो गया, मुंबई बेसिन के अंदर देखिए गोदावरी है, कावेरी है और डेल्टा अरब सागर में बॉम्बे हाई। ये बॉम्बे हाई का नाम आपको याद रखना है दोस्तों। आसाम में दोस्तों कहाँ कहाँ होता है याद रखिएगा, डिगबोई है, लखीमपुर है, अंसापुर है, बदरपुर है, मसीरपुर है, पथरिया है, नाहर काटिया है, उगरीगंज है और मोरेन है। दोस्तों ये पेट्रोलियम पदार्थ के लिए जाने जाते हैं। गुजरात में देखिएगा दोस्तों अंकलेश्वर है, लुनेल क्षेत्र है, कलोल है, महसाना है, अरब सागर में आलिया बेट का नाम भी विशेषता आपको याद रखना है। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई और बसई जो तटीय क्षेत्र है वहां पर होता है। दोस्तों आंध्र प्रदेश की बात करें तो गोदावरी बेसिन में केलालूर और अमलापुर होता है। दोस्तों इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं परमाणु ऊर्जा खनिज, जो यानी परमाणु खनिज में काम आते हैं। इसमें मुख्य खनिज कौन कौन से होते हैं उनको देख लीजिएगा। पहले यूरेनियम 238 और 233, 235, 239, थोरियम, बेरिलियम और जिरकन जो है ये आते हैं। दोस्तों परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था 1948 के अंदर। भारत में परमाणु खनिज के भंडार में यूरेनियम जो है वो धारवाड़ में और आर्कियन चट्टानों में बिहार की सिंह भूमि में हमें देखने को मिलेगा। यूरेनियम की बात करें दोस्तों बहुत ही कम मात्रा में होता है। राजस्थान में अब्रक के क्षेत्रों में पेग्मेटाइट शैलों में ये मिल जाएगा। थोरियम के भंडार जो है हमें केरल तथा बिहार में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? केरल तथा बिहार में। और इल्मेनाइट के जो भंडार है वो हमें केरल के बालों में देखने को मिल जाएंगे। बेरिलियम के भंडार आपको राजस्थान में, बिहार में और आंध्र प्रदेश में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के अंदर लौह इस्पात उद्योग के विषय में। देखिएगा दोस्तों लौह इस्पात उद्योग के अंदर सबसे पहली बात करें तो सबसे पहला उद्योग यानी प्रथम इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी 1907 के अंदर। कहाँ की गई थी? टाटा नगर जमशेदपुर के अंदर लौह इस्पात उद्योग की जो है प्रथम उद्योग के रूप में स्थापना की गई थी दोस्तों। और यहाँ देखिएगा सबसे जरूरी बात जो है कि भारत में देखिए विशाल लौह अयस्क संरक्षित है। बहुत सारे लौह अयस्क के जो भंडार हैं वो भारत में मौजूद हैं। और यहाँ पर जो है देखिएगा 4 प्रकार के लौह अयस्क मिलते हैं। कौन कौन से हैं? मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है और सेडेराइट है। ये 4 प्रकार के देखिएगा लौह अयस्क जो हैं वो भारत में मिलते हैं। इसे आपको याद रखना है। अब देखिएगा भारत का कौन सा स्थान आता है विश्व में? तो भारत चीन, जापान और यूएसए के बाद, यानी चीन पहले नंबर पर, जापान दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर यूएसए। इसके बाद में देखिएगा भारत जो है हमारा वो चौथे नंबर पर आता है। तो इस प्रकार से हम विश्व के अंदर लौह इस्पात उद्योग के अंदर भारत का महत्व देख सकते हैं दोस्तों। तो हम बात करें इसके संचित भंडार कहाँ है तो कर्नाटक जो है संचित भंडार रखने वाला सबसे बड़ा राज्य है। इसके अलावा गोवा है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है। इन सभी के अंदर भारत में लौह इस्पात उद्योग के भंडार पाए जाते हैं। इसका उत्पादक अगर सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो वो आता है उड़ीसा। उड़ीसा जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। अगर आपसे बात की जाए कि पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया भारत का, देखिएगा ये अपने आप में एक प्रमुख आधारभूत उद्योग है। ये कौन सी श्रेणी में आता है? देखिएगा दोस्तों ये आधारभूत उद्योगों की श्रेणी में आता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भारत का एक आधारभूत इसलिए है क्योंकि इन्हीं उद्योगों के ऊपर बाकी सारे उद्योग जो हैं आश्रित है, क्योंकि मशीनरी वगैरह बहुत सी चीज़ों के निर्माण के लिए इसकी आवश्यकता होती है दोस्तों। यहाँ एक दो चीज़ें अपनी और जान लेते हैं जो हमारे लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ का नाम आपने सुना होगा। अलीगढ़ किस लिए जाना जाता है? ताले यानी तालों के लिए जो है अलीगढ़ काफ़ी ज़्यादा फेमस रह जाता है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत
का पहला इस्पात संयंत्र, भारत का जो पहला इस्पात संयंत्र था वो कहाँ स्थापित किया गया, तो वो कुल्टी के अंदर जो है स्थापित किया गया था दोस्तों। ये बात हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आगे अपने बात करते हैं। देखिएगा भारत के प्रमुख इस्पात संयंत्र कौन कौन से हैं, उनके नाम और उनके स्थानों के विषय में जान लेते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और बोकारो, ये 4 हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राउरकेला जो है इसकी स्थापना उड़ीसा में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी दोस्तों। पश्चिम जर्मनी यानी जर्मनी की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। ये आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। भिलाई, भिलाई कहाँ है, भिलाई की स्थापना देखिएगा छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से की गई। ये देखिए मिलान करने वालों में बहुत बार प्रश्न आ जाता है। दुर्गापुर की स्थापना जो है पश्चिमी बंगाल में किसकी सहायता से की गई थी, ब्रिटेन की सहायता से। और बोकारो की स्थापना झारखंड में की गई थी, किसकी सहायता से, रूस की सहायता से की गई थी दोस्तों। तो रूस की सहायता से यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 हैं रूस की सहायता से। कौन कौन से, एक तो भिलाई है और दूसरा कौन सा रह गया, बोकारो रह गया। इसके बाद में विजयनगर इस्पात उद्योग जो कर्नाटक में है, बेल्लारी में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, संलयन इस्पात उद्योग जो है तमिलनाडु में है, और दातेरी इस्पात उद्योग जो है वो उड़ीसा में है दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारे नए उद्योग भी हैं जो निर्माणाधीन हैं, जिनकी भी अपने बात कर सकते हैं, लेकिन इतनी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, क्योंकि कौन कौन से नए उद्योग स्थापित हो रही हैं, ये सारे कार्य निर्माणाधीन है, प्रस्तावित है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले उद्योग यानी एल्युमिनियम उद्योग के विषय में दोस्तों। ये जो उद्योग है इसके अंदर भारत का जो है विश्व में 6ठा स्थान है। विश्व में 6ठा स्थान। विश्व में जो भी एल्युमिनियम उद्योग के निर्माता हैं, एल्युमिनियम उद्योग में काम करने वाले हैं, उनके अंदर विश्व में जो है एल्युमिनियम उत्पादन के अंदर भारत का 6ठा स्थान आता है। भारतीय औद्योगिक अर्थव्यवस्था में जो है इसका बहुत बड़ा योगदान अपने मान करके चलते हैं। ये देखिएगा विश्व का लगभग जो है वो 38% जो है एल्युमिनियम का उत्पादन करता है। भारत विश्व का कितना एल्युमिनियम उत्पादित करता है, तो 38% के आसपास उत्पादित करता है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा एल्युमिनियम उद्योग के लिए जो चीज़ें हमें आवश्यक होती हैं उनकी बात अपने कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए बॉक्साइट की आवश्यकता हमें होती है। दूसरा हम देखते हैं कि इसमें जो परिवहन की लागत है वो कितनी पड़ रही हैं, उसी आधार पर जो है इसकी स्थापना की जाती है, और यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। कहीं पर भी एल्युमिनियम उद्योग अगर स्थापित किया जाना है, उसका स्थानीयकरण करना है, तो हमें ये देखना होगा कि वहाँ पर बॉक्साइट की उपलब्धता है या नहीं, और परिवहन की जो लागत है वो कम पड़ रही है या नहीं पड़ रही। तो देश का जो पहला एल्युमिनियम संयंत्र है वो 1937 के अंदर स्थापित किया गया था। पश्चिमी बंगाल में आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे उद्योग के विषय में। तो ये 1938 में बॉक्साइट के खनन क्षेत्र मुरी यानी झारखंड में ये स्थापित किया गया था दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा अगले उद्योग के विषय में बात करें तो वो है हमारा सूती वस्त्र उद्योग। देखिएगा दोस्तों भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के अंदर सूती वस्त्र का उद्योग का जो है प्रमुख स्थान माना जाता है। ये आधुनिक औद्योगिक विकास का अग्रदूत कहा जाता है। इसके लिए एक शब्द आता है आधुनिक औद्योगिक विकास का अग्रदूत। आधुनिक औद्योगिक विकास का अग्रदूत अगर आपसे किसी को पूछा जाए तो फिर यही रहेगा दोस्तों, क्योंकि देखिएगा देश की आय का लगभग 14% जो है वो इसी से प्राप्त होता है, और जीडीपी का जो है 4% हमें इसी से मिलता है। इसके अलावा देखिएगा वस्त्र उद्योग का जो स्थान है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के बाद में दूसरे नंबर पर आता है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। ये देश का सबसे संगठित और व्यापक उद्योग है। बहुत सारी जनता इसमें बहुत सारे स्तरों पर काम करती है। रोजगार की दृष्टि से कृषि के बाद में इसलिए ये दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों, क्योंकि देखिएगा पहले धागे बनाना, फिर वस्त्र बनाना, फिर उनकी सिलाई कटाई, उसके बाद में उनको रंगना, इस प्रकार के बहुत सारे काम जो हैं इस उद्योग के अंदर किए जाते हैं, इसलिए ये रोजगार की दृष्टि से मुख्य स्थान भी रखता है। इस क्षेत्र में देखिएगा भारत विश्व में 21% सूती धागा और 28.5% जो है सूती वस्त्र के उत्पादन के बाद यह वर्तमान में चीन के बाद में दूसरा प्रमुख उत्पादक देश बन गया है। तो दूसरा जो नाम है इसी का आता है। भारत की अगर आज की कंडीशन की बात करें, ये केवल सूती वस्त्र के अंदर जो है आत्मनिर्भर ही नहीं है, बल्कि ये विदेशों में निर्यात भी करता है दोस्तों।
इसके बाद में देखिएगा हम बात करें तो भारत में आधुनिक स्तर के प्रथम सूती वस्त्र मिल जो है वो 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता में स्थापित की गई थी, लेकिन यह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई थी, असफल रही थी। 1854 के अंदर जो है प्रथम सूती वस्त्र मिल जो है वो मुंबई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से मुंबई के कबास जी.एन. डाबर के द्वारा स्थापित की गई थी। इसको स्थापित करने वाले थे कबास जी.एन. डाबर, जो कि एक सफल सूती वस्त्र मिल हमारी मानी जाती है दोस्तों, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में देखिएगा अहमदाबाद जो है उसको भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है दोस्तों। आगे अपनी बात करें कि कहाँ पर जो हमारा सूती वस्त्र उद्योग है कहाँ कहाँ विस्तारित है, तो उसके अंदर जो नाम आता है वो आता है महाराष्ट्र का, गुजरात का, उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी बंगाल का, इसके अलावा पंजाब देखिए, फिर आता है मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक में सूती वस्त्र उद्योग जो है विस्तारित है। कहाँ विस्तारित है, इस रूप में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं जूट उद्योग के विषय में। जूट उद्योग जो है भारत में, विश्व में देखिएगा भारत जो है जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है और निर्यात में जो है इसका दूसरा स्थान माना जाता है दोस्तों। क्या कहा हमने, विश्व में जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है और निर्यात में दूसरा स्थान रखता है दोस्तों। भारत में पश्चिमी बंगाल का प्रथम और आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान है। भारत में बात करें तो पश्चिमी बंगाल जो है फर्स्ट नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। जूट वस्त्र उद्योग की पहली इकाई की अगर हम बात करें कब स्थापित की गई थी, तो वो 1859 के अंदर स्थापित की गई थी। जॉर्ज ओकलैंड के द्वारा जो है रिसरा कोलकाता में स्थापित की गई थी, जो हुगली नदी के पास में है दोस्तों। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जूट वस्त्र उद्योग की पहली इकाई कब स्थापित की गई थी दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका आता है वर्तमान में, तो पश्चिमी बंगाल का जो है जूट के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है। इसके बहुत सारे प्रसिद्ध केंद्र भी हैं, जैसे हम बात करें टीटागढ़ है, टीटागढ़ के अलावा देखिएगा जगत दल है, ये आपसे कभी पूछा भी जा सकता है, भद्रेश्वर है, इसके अलावा बाली है, अगरपाड़ा है, इसके अलावा श्री रामपुर है, बांसबेरिया है। ये इसके प्रमुख जो स्थान हैं वो वहाँ पर माने जाते हैं। इसके अलावा देखिएगा कोलकाता को भी अपने ले सकते हैं, कोलकाता, ये जो सारे स्थान हैं पश्चिमी बंगाल के हैं जिनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। आंध्र प्रदेश का जो है जूट के समान में 10% योगदान है, इसी के साथ ये दूसरे स्थान पर भी आता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं अगले उद्योग के विषय में, तो वो है रेशम उद्योग। रेशम उद्योग जो है भारत चीन के बाद में विश्व में दूसरा प्रमुख रेशम उत्पादक देश माना जाता है। क्या कहा हमने, चाइना पहले नंबर पर है, दूसरे की बात करें तो हमारा ही देश आता है। यहाँ पर वाणिज्यिक जो किस्में हैं रेशम की 4 होती हैं, जिसमें शहतूती, अरंडी, टसर, मूंगा के रेशम का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर कौन कौन सी किस्में होती हैं, शहतूती, अरंडी, टसर और मूंगा जो है रेशम उद्योग की किस्में हैं, उसका उत्पादन यहाँ पर होता है दोस्तों। आगे हम बात करें मूंगा रेशम, कौन से रेशम की बात कर रहे हैं, मूंगा रेशम की हम बात कर रहे हैं। भारत विश्व में एकाधिकार रखता है इस मामले के अंदर और इसके लिए जो प्रसिद्ध स्थान आता है वो आता है आसाम। आगे हम बात करते हैं दोस्तों देश में रेशम के पहले कारखाने की, तो वो 1832 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हावड़ा में स्थापित किया गया था दोस्तों। कहाँ स्थापित किया गया था, 1832 के अंदर हावड़ा में स्थापित किया गया था, जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। वर्तमान की अगर हम बात करें तो 300 कारखाने यहाँ पर हमारे लिए मौजूद हैं। यहाँ कौन कौन से राज्यों की बात करें तो कर्नाटक आता है। कर्नाटक देखिएगा देश का लगभग 41% से भी ज़्यादा जो कच्चा माल है उसका उत्पादन कौन करता है, वो केवल और केवल कर्नाटक ही करता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये दूसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे कर्नाटक आ गया, आंध्र प्रदेश जो है वो दूसरे स्थान पर आता है। यहाँ पर कौन सा रेशम बनता है, तो यहाँ पर शहतूती रेशम बनता है। कौन सा रेशम बनता है, शहतूती रेशम यहाँ पर बनता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद में पश्चिमी बंगाल की अपनी बात करते हैं। पश्चिमी बंगाल का स्थान जो आता है वो तीसरा स्थान आता है। यहाँ पर देखिएगा जो चरखी हैं, हमारे पारंपरिक जो चरखी हैं उनके द्वारा रेशम का जो है कार्य किया जाता है, तो ये इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और पश्चिमी बंगाल जो हो गया वो हमारे लिए रेशम के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं अगले उद्योग यानी ऊन उद्योग के विषय में दोस्तों।
ऊन उद्योग जो है उसके अंदर सबसे आवश्यक बात है वो ये है कि भारत में आधुनिक तरीके की जो पहली फैक्ट्री है वो 1876 में कानपुर में स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी? तो 1876 में कानपुर में स्थापित की गई थी दोस्तों। ये एक प्रकार का कुटीर उद्योग ही था, लेकिन अब जो है आधुनिक वस्त्रों के रूप में ये काम में लिया जाता है दोस्तों। आधुनिक मिल इसमें स्थापित की जा चुकी है। दूसरी मिल जो है वो 1881 में धारीवाल पंजाब में, इसके बाद में 1882 में मुंबई में और 1886 में बंगलोर में जो है नई मिलों की स्थापना की गई थी दोस्तों। यहाँ हम बात करें वर्तमान में देश में अगर जो आपसे पूछा जाए कितनी है, तो 958 जो है इकाइयाँ कार्यरत है। कितनी इकाइयाँ कार्यरत है? 958। और भारत जो है विश्व का 18% ऊन का उत्पादन करता है और स्थान की बात करें तो 7वें स्थान पर आता है। कौन से स्थान पे आता है? 7वें स्थान पे आता है। और भारत का जो उत्पादक का जो स्थान है वो 7वां स्थान है दोस्तों। कौन सा हो गया? 7वां स्थान है। यहाँ पर आप इसको 7वां मान करके चलिएगा, 7वें स्थान पर आता है दोस्तों। इसके बाद में आगे हम बात करें, भारत में पश्मीना बकरी और अंगोरा खरगोश के द्वारा विशेष प्रकार का धागा प्राप्त किया जाता है। क्या कहा हमने? भारत में देखिएगा पश्मीना बकरी व अंगोरा खरगोश के द्वारा जो है विशेष प्रकार का धागा प्राप्त किया जाता है। ऊनी वस्त्र उद्योग के अंदर हम अगर स्थान की बात करें, राज्यों की बात करें, तो पंजाब पहले स्थान पर आता है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर आता है और उत्तर प्रदेश जो है वो तीसरे स्थान पर आता है दोस्तों। इसलिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में हम बात करते हैं चीनी उद्योग के विषय में दोस्तों। तो भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और सबसे बड़ा उत्पादक भी माना जाता है। तो भारत जो है प्राचीन काल से ही खांडसारी उद्योगों की श्रेणी में आता है, यानी चीनी उद्योग अपने इसको कहते हैं। इसका जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में भी किया जाता है दोस्तों। भारत में जो चीनी का उत्पादन होता है वो गन्ने से होता है। किससे होता है? गन्ने से होता है। और गन्ना जो है भारत का मूल पौधा माना जाता है दोस्तों। इससे भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, किसानों को भी आर्थिक सहायता मिलती है। अगर हम बात करें भारत में आधुनिक ढंग से चीनी बनाने के पहले कारखाने की, तो 1840 में बिहार के बेतिया में स्थापित किया गया था, लेकिन ये फेल कर गया था। इसमें जो है पूरा कार्य नहीं हो पाया था। इसके बाद में देखिएगा 1903 में अंग्रेजों के द्वारा बिहार के ही मढ़ौरा नामक स्थान यानी सारण जो जिला है वहाँ पर प्रथम चीनी मिल की स्थापना की गई थी दोस्तों, जो कामयाब रही थी। उसके बाद में भी बहुत सारी मिलें स्थापित की गई थी जो हमारे लिए इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 1937 में 137 चीनी मिलों में उत्पादन होना शुरू हो गया था। 2007-8 तक आते आते देखिएगा 553 चीनी मिलें हैं, लेकिन कार्यरत 516 ही थी। अब आगे से आगे देखिएगा इसमें बहुत सारी चीनी मिलें बंद भी होती जा रही हैं, बनती भी जा रही हैं। लेकिन ये एक ऐसा उद्योग है जिसमें निजी क्षेत्र भी आता है, जिसमें देखिएगा सहकारी क्षेत्र भी आता है और इसमें देखिएगा सार्वजनिक क्षेत्र भी आता है। तीनों ही क्षेत्र के अंदर जो है इसका उत्पादन किया जाता है दोस्तों। भारत के अंदर देखिए महाराष्ट्र का जो है चीनी उत्पादन में पहला स्थान माना जाता है। सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन जो है महाराष्ट्र में होता है। उत्तर प्रदेश का जो है दूसरा स्थान माना जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद में अगर अपने किसी की बात करें तो वो नाम आता है तमिलनाडु का। किसका नाम आता है? तमिलनाडु का नाम आता है। आगे अपने बात करते हैं कागज उद्योग के विषय में। तो कागज उद्योग जो है एक वन आधारित उद्योग माना जाता है। कौन सा उद्योग है? वन आधारित है, वनों से कागज बनता है। भारत में जो कागज का पहला कारखाना है जो कब स्थापित किया गया था? 1832 में श्रीरामपुर में पश्चिमी बंगाल में खोला गया था। ये असफल रहा था। भारत में कागज का सफल कारखाना जो है 1879 में लखनऊ में स्थापित किया गया। इसके बाद में देखिएगा मध्य प्रदेश के नेपानगर, ये आपको विशेषता याद रखना क्योंकि अखबारी कागज बनाने के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ये 1955 में स्थापित किया गया था दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले उद्योग के विषय में, तो वो है शीशा उद्योग या फिर कांच उद्योग, जिसकी अपनी को बात करनी है दोस्तों। तो इसके जो सफल प्रयास है वो 1991 में हुए थे दोस्तों। 1991 में इसके सफल प्रयास किए गए। इसके लिए अगर हम बात करें इस उद्योग के लिए क्या क्या चाहिए, तो उसके लिए हमें चाहिए सिलिका रेत की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हमें चाहिए सोडा एस जिसकी आवश्यकता होती है। इसके अलावा देखिएगा
फेल्सपार और चूना पत्थर, इनकी आवश्यकता जो है हमें इसके लिए होती है। जहाँ मिलता है वहाँ पर कांच उद्योग का जो है प्रसार होता है दोस्तों। तो भारत में कांच का जो निर्माण है वो कुटीर उद्योगों के रूप में भी होता है और कारखाना है जो है दोनों के अंदर ही इसका उपयोग किया जाता है, दोनों ही रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों। इसके सर्वाधिक अगर विकास की बात करें तो वो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश और बेलग्राम कर्नाटक में हुआ है दोस्तों। आगे हम बात करें इसके जो प्रमुख उत्पादक हैं तो वो देखिए उत्तर प्रदेश आता है, पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र जो है कांच उद्योग के लिए जाने जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें देखिएगा 28 कारखाने हैं। कितने कारखाने हैं? 28। पश्चिमी बंगाल में 34 हैं और महाराष्ट्र में 24 कारखाने जो हैं वो कार्यरत हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा चमड़े उद्योग की बात करें तो वैदिक काल से ही चमड़े के सामान को बनाने की यहाँ पर परंपरा रही है। भारत के अंदर चमड़े उद्योग में भारत का विश्व में जो है तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। विश्व के 10% चमड़े का ये क्या करता है? शोधन करने का कार्य करता है, 10% का। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट नंबर पे कौन आता है चमड़े के सामान में, तो वो इटली आता है। इटली के अंदर सबसे ज़्यादा निर्माण किया जाता है दोस्तों। और दूसरे स्थान की बात करें तो वो आता है यूएसए। आगे अपनी बात करते हैं। चमड़ा जो उद्योग है संगठित और गैर संगठित दोनों क्षेत्रों में ही किया जाता है। और आगे खाल की जो मंडियां हैं वो सबसे ज़्यादा कोलकाता में, फिर कानपुर, चेन्नई और कोयम्बटूर में मानी जाती है, जहां से जो है हमें ये प्राप्त होता है। अच्छे किस्म की बकरी की खाल जो है दार्जिलिंग, कोलकाता, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और झोड़ से हमें प्राप्त होती है। ये मुख्य केंद्र माने जाते हैं। चर्म उद्योग के अगर आपसे पूछा जाए के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, तो ये सारे के सारे चर्म उद्योग के मुख्य केंद्र हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा अगले अपने बात करें तो वो है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो है भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन के बाद विश्व में जो है सीमेंट उत्पादन में ये दूसरा स्थान रखता है। हम ये जानते हैं कि इमारतें हो चाहे निर्माण कार्य हो, कोई सा भी कार्य हो, उसके अंदर सीमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहता है दोस्तों। और सीमेंट का प्रारंभ जो है अब तक की स्थिति है उसकी बात अपने कर लें तो 1904 में सर्वप्रथम देखिएगा मद्रास के अंदर पहला सीमेंट कारखाना खोला गया था जो असफल रहा था। लेकिन 1912 के अंदर 1912 से 14 के अंदर 1912 से 14 के मध्य 3 बड़े कारखाने खोले गए थे दोस्तों। क्या कहा हमने? सबसे पहले जो है 1904 में एक कारखाना खोला गया, लेकिन वो फेल कर गया, वो उसमें कोई विशेष काम नहीं हो पाया। लेकिन 1912 से 14 के मध्य 3 बड़े कारखाने खोले गए, जो थे पोरबंदर गुजरात का, कटनी मध्य प्रदेश और लाखेरी जो हमारे राजस्थान में है। ये जो कारखाने हैं वो उस समय खोले गए थे दोस्तों। अगर हम ये बात करें कि विश्व में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो वो था पोर्टलैंड। कहाँ स्थापित किया गया था? पोर्टलैंड। और पोर्टलैंड कहाँ पर रह गया? ब्रिटेन में। पोर्टलैंड कहाँ पर रह गया? ब्रिटेन के अंदर जो है पहला कारखाना 1824 के अंदर स्थापित किया गया था सीमेंट बनाने का। उसके बाद में 1989 की बात करें तो सीमेंट को जो है सरकारी प्रोत्साहन मिलने लग गया। उसके बाद में भारत में बहुत सारा काम हुआ। वर्तमान की बात करें तो लगभग 156 कारखाने कार्यरत हैं। इसके अलावा बहुत सारे छोटे कारखाने, लघु कारखाने भी उपलब्ध हैं दोस्तों। भारतीय सीमेंट ने देखिए बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, मध्य पूर्व एशिया, म्यांमार, अफ्रीका आदि देशों के बाजार में भी अपनी पहुंच बना ली है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये हम देख सकते हैं। भारत की जो प्रमुख सीमेंट कंपनियां हैं, बिरला सीमेंट है, जेपी सीमेंट है, एसीसी सीमेंट है और बांगर सीमेंट जो है वो प्रमुख कंपनियां मानी जाती हैं दोस्तों। यहाँ देखिएगा अगर हम बात करें कि हाल ही के वर्षों की, तो हाल ही के वर्षों में सीमेंट उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? सीमेंट उद्योग के लिए अगर आपसे सामान पूछा जाए कच्चे माल के रूप में हमें क्या चाहिए, तो एक तो चाहिए हमें चूना पत्थर, हमें आवश्यकता होगी चूना पत्थर की। चूना पत्थर के अलावा देखिए जो है हमें धातु मल की आवश्यकता होती है, उर्वरक कारखाने के मल आवश्यकता होती है। इसके अलावा हमें चाहिए जिप्सम और कोयला, इनकी आवश्यकता जो है वो इसके लिए हुआ करती है। जहाँ ये मिलेगा तो ये वहीं पर जो है सबसे ज़्यादा फैलता है दोस्तों। अधिकांश जो सीमेंट की जो फैक्ट्रियाँ हैं, उत्पादन क्षमता है वो विंध्यन और कुड़प्पा सेल में ज़्यादा है। विंध्यन शैलों की बात करें और कुड़प्पा, वहीं पर इनको सबसे ज़्यादा स्थापित किया जा सकता है और वहीं सबसे ज़्यादा स्थापित भी है। यहाँ पर सीमेंट बनाने के लिए आवश्यक जो चूना पत्थर है वो उपस्थित है दोस्तों। आगे हम ये जानना चाहें कि जिप्सम जो है राजस्थान से मिलता है, झारखंड से मिलता है और छत्तीसगढ़ से भी मिलता है दोस्तों। इसके अलावा सीमेंट के जो कारखाने हैं वो आप देखिएगा मुख्य नाम भारत में पूछे जाएँ तो वो आएगा आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा आएगा? आंध्र प्रदेश आएगा, फिर मध्य प्रदेश आएगा, फिर छत्तीसगढ़ है,
फिर राजस्थान है। ये सारे के सारे सीमेंट के बड़े उत्पादक माने जाते हैं दोस्तों। ये सबसे बड़े उत्पादक के रूप में हम इनको मान करके चलते हैं दोस्तों। आगे अपने बात करते हैं रासायनिक उर्वरक उद्योगों के विषय में। तो रासायनिक उर्वरक उद्योगों की बात करें तो भारत का विश्व में नाइट्रोजन उर्वरकों के अंदर तो तीसरा स्थान है और फॉस्फेट के अंदर जो है वो चौथा स्थान माना जाता है। कौन सा चौथा स्थान आता है? भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग की स्थापना 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में की गई थी। सुपर फास्फेट संयंत्र के साथ में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। दूसरा कारखाना जो है वो 1943 में बेलेगुला कर्नाटक और तीसरा जो है 1947 में अलबई केरल में और चौथा 1951 में सिंदरी झारखंड में स्थापित किया गया था दोस्तों। तो ये नाम सिंदरी वाला जो नाम है वो आपसे 2011 की जो टेट है उसमें पूछा जा चुका है, तो यहाँ से नाम कई बार आ जाते हैं, आप इनको याद रखिएगा दोस्तों। आगे हम बात करें कि वर्तमान में देश में नाइट्रोजन उर्वरक के 64 और सुपर फास्फेट के 81 कारखाने कार्यरत हैं। इतने सारे नाम हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, जितना आवश्यकता उतना सारा मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। आगे अपने लास्ट में बात कर लेते हैं मोटर निर्माण उद्योग के विषय में। भारत में मोटर उद्योग का जो आरंभ है 1928 में होता है मुंबई में जनरल मोटर्स की कंपनी के साथ में, जहां विदेशी पुर्जों को जोड़ करके कारें बनाई जाती थी, मोटरें बनाई जाती थी। 1944 में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड कोलकाता और प्रीमियम मोटर्स लिमिटेड बम्बई द्वारा कुछ विदेशी पुर्जे बनाकर मोटर बनाने का कार्य आरंभ किया गया था। 1949 में बात करें विदेशी पुर्जों के आयात पर भारी टैक्स लगाने पर भारत में ही अधिकांश पुर्जे बनाए जाने शुरू हो गए। तो 1949 का साल जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज हम देखिएगा ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं दोस्तों। 8वें दशक में हरियाणा के गुड़गांव में मारुति उद्योग लिमिटेड की स्थापना हुई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए क्योंकि इसके बाद में निर्माण उद्योग में, कार निर्माण उद्योग में एक क्रांति सी आई और वर्तमान में हम बात करें जापान और कोरिया की अनेक कंपनियां कार निर्माण में प्रवेश कर गई है और ये अब देखिएगा भारत के मध्यम वर्ग की एक आवश्यकता भी बन गई है दोस्तों। यहाँ तक कि भारत में निर्मित कारें केवल विकासशील देशों को नहीं बल्कि इंग्लैंड जैसे विकसित देशों को भी कारें जो है निर्यात की जाती हैं। इंडिका जो हमारी कार थी उसका भी काफ़ी ज़्यादा निर्यात हुआ था दोस्तों। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जो है काफ़ी अच्छा हमारा स्थान आता है दोस्तों, बहुत अच्छा नाम आता है।